तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन के ऊपर से, जहाँ पर बर्फ पड़ी होती है। वहीं पर एक नदी होती है जो कि बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, और यहीं पर नदी के बीचों बीच हमारे हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम मिंग है। मिंग उस नदी के ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर बॉडी कल्टीवेशन के मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मिंग अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन वाली नर्व्स को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है ये आपको आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से वहाँ पर नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। खून को जमा देने वाले ठंडे पानी में मिंग यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो पानी के अंदर पंच मारता है और कहता है, मैंने किसी से सुना है कि अगर हम अपनी बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें की गैदरिंग राम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें की को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बॉडी कल्टीवेशन से ही हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मिंग पानी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़ों पर भी बर्फ पड़ी होती है। वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए पहन लेता है और साथ ही कहता है, हालांकि बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए ये वाला तरीका सबसे ज्यादा क्रूल है और सबसे ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जितना ज्यादा मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करूंगा उतना ज्यादा मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बॉडी कल्टीवेशन के इस मेथड को यूज करने पर अगर हम ठंडे पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बात से मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 20 साल की उम्र काफी है। मुझे बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। एक बार मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले लूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 20 साल तक जिंदा रहता हूं या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ चल आता है, लेकिन जैसे वो गली में से गुजर रहा होता है सारे देखने वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, ये रहा जीनियस मिंग। लगता है ये फिर से माउंटेन के ऊपर ठंडे पानी में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। ये एक लूजर है और लूजर को लूजर ही रहना चाहिए। चुपचाप बस बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें ये सारी हार्ड ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है, और साथ ही वो हमें बताता है कि वो कौन है और आखिर ये सारे लोग उसके बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं जी क्लैन में पैदा हुआ। मेरा जी क्लैन इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा क्लैन है। शुरुआत में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल की उम्र का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मैपल लीफ सिटी के किसी एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उस बंदे ने मेरे दोनों पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड को मार डाला। उन दोनों के मरने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग कहता है, उस वक्त जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी और मैं वाकई में एक जीनियस था। सभी लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक इस पूरे गांव में, हालांकि मेरे अपने जी क्लैन में भी ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि मेरे लेवल का हो, यानी मेरी कल्टीवेशन उन सबसे ज्यादा हाई थी, मेरे बाकी के कजन से भी ज्यादा हाई। इसी वजह से तो सारे लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। मिंग के 2 कजन है, एक का नाम जेन जिंग है और दूसरे का नाम जेन जियांग है। जेन जिंग बड़ा है। जेन जियांग जेन जिंग से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही महीने में मिंग तुमसे आगे निकल जाएगा। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर तुमने आज इसको यहाँ पर नहीं रोका तो कल को ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जेन जिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए मसला बन सकता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बाहर दरख्त के नीचे आराम से लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला कैसे लूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है, मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पता नहीं कब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँगा। वहीं पर लेटे लेटे घास के दरमियान उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वो एक स्पेशल फूल होता है। उस फूल का नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है, ये वाला पौधा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर मैं इसे सन पाउडर के साथ यूज करता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, चलो वापस चलकर इससे मेडिसिन बनाता हूँ। लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओ जिंग होता है। जाओ जिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आया होता है। जाओ जिंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। मिंग जल्दी से अपने रेड ड्रैगन फूल को पीछे की तरफ छुपा लेता है और उसे कहता है, ब्रदर जी जिंग, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जेंग जिन उसे कहता है, मैंने सुना है कि आजकल इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने के टाइम में तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे। तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन दिन ब दिन हाई होती जा रही है। तो अब तो तुम ये भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग उसे कहता है, बड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कम्पीट नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ ताकि अपने मॉम डैड की मौत का बदला ले सकूं। जेंग जिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कम्पीट न कर पाओ।
आओ। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। और साथ ही ज़ेंग जिन अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को इतना मारो कि इसकी सारी नर्व्स को काट दो ताकि ये फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट न कर सके। और फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिसकी वजह से मिंग की सारी मेरिडियंस कट जाती हैं। अब मिंग फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी में की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मिंग कहता है ज़ेंग जी तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी मेरिडियंस को काट दिया ताकि मैं कभी भी की को कल्टीवेट न कर सकूं और साथ ही तुमने मेरे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी चोरी कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ज़ेंग जिन मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे भी इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन जी मैंशन का दिखाया जाता है। जी मैंशन तो काफी ज्यादा बड़ा होता है लेकिन हमारा हीरो मिंग जी मैंशन में नहीं रहता। जी मैंशन के साथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहाँ पर हमारा हीरो रहता है और यहीं पर इसके सेकंड कजन की एंट्री होती है जो कि एक नौकर के साथ आता है और ये नौकर ज़ेंग जिन का है। वो नौकर आते ही दरवाजे के ऊपर किक मारता है और दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं जबकि मिंग भी घर के अंदर ही बैठा होता है। उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ेंग जियांग उसे कहता है हेलो मेरे लिटिल ब्रदर, या फिर मैं तुम्हें जीनियस मिंग कहूँ। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है जैसे तुम फिर से उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे। तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जियांग हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, कभी भी वो टॉप पर नहीं आ सकता। जैसे एक जूता जो कि हमेशा पाँव में रहता है उसे कभी सर पे नहीं रखा जाता। जियांग के साथ उसका जो नौकर होता है वो भी काफी बड़ा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता है जिसके अंदर एक मछली रखी होती है और वो बहुत ही बासी और सड़ी सी मछली होती है। यानी कि वो लोग अपना खाना खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना होता है वो सारा उस बाउल के अंदर रखकर उसके पास ले आते हैं। जियांग उसे कहता है तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, कचरे के लिए कचरा लेकर आए हैं, जल्दी से इसे खा लो। नौकर उसे कहता है चलो जल्दी से इसे खा लो, मुझे बाद में बर्तन भी धोने हैं। उस नौकर का नाम सैनर हु होता है। मिंग उसे कहता है सैनर क्या ये तुम्हारा आइडिया था कि मुझे बचे कुचे खाने और इस तरह के बासी खाने देने का? सैनर उसे कहता है तो क्या अगर मेरा आइडिया था तो क्या तुम मुझे मारोगे? मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को उठा लेता है और साथ ही उसके मुंह पर दे पटक मारता है क्योंकि उस बाउल के अंदर मछली रखी हुई थी। मछली के बहुत सारे कांटे उस बेचारे के चेहरे में धंस जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बात से सैनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग पर अटैक करने लगता है लेकिन मिंग जल्दी से साइड पर हो जाता है और साथ ही अपना घुटना उसके अंडों पर मारता है जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के साथ उससे कहता है दोबारा अगर कभी तुम इस तरह का बचा कुचा खाना मेरे लिए लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग चिल्लाते हुए मिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमारे नौकर पर तुमने अटैक किया, लगता है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मिंग उससे कहता है जियांग अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और फिर देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मिंग की ये वाली बात सुनने के बाद वो सोचने लग जाता है और कहता है जब से इस कमीने के पेरेंट्स मरे हैं तब से इसने कभी भी गिव अप नहीं किया, ये हमेशा अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। यहाँ तक कि बड़े भाई जिंग ने इसकी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है, अब ये कभी भी अपनी की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ये हमेशा उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। इसे लगता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यहाँ पर इसके हाथों से थोड़ी सी बेइज्जती करवा लेना अच्छा है बजाय इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कहीं ये मुझे मार ही न डाले। जियांग मिंग से कहता है तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें पता है ना ये किसका नौकर है, ये जिंग का नौकर है, वो तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा। और साथ ही जियांग सैनर से कहता है सैनर चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर जिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस जिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी अपनी की को कल्टीवेट न कर सकूं। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसके पेट से आवाज आ रही होती है। वो आगे बढ़ता है और अपने बर्तन के अंदर चल के चेक करता है कि वहाँ पर चावल पड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। मिंग कहता है मेरे पास तो सारे चावल खत्म हो गए, लगता है कि मुझे फिर से गाँव में जाकर चावल खरीद कर लाने पड़ेंगे। मिंग अपना बैग उठाकर गाँव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रहा होता है वहीं पर एक सूखे हुए दरख्त के नीचे एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ओए लड़के क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो भिखारी उसे कहता है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि तुम किसी से बदला ले सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो तो तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो, जाओ और जाकर अपने लिए कुछ कर लो। वो भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बच्चे तुझे समझ नहीं आ रही, ये मेरी हॉबी है, मुझे भीख मांगने का शौक है, लेकिन तुम्हारे
तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के जिसके मेरिडियंस को किसी ने काट दिया हुआ है, जो कि अपनी की को गैदर नहीं कर सकता, वो आज न कल मेरी तरह भीख ही मांगेगा। मिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है? कहीं ये मांगने वाला वाकई में कोई महान मास्टर तो नहीं है जो कि यहाँ पर भिखारी के रूप में आया है। वो भिखारी मिंग से कहता है, आज रात जब चांद आसमान पर चमकेगा, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त आसमान पर चांद निकल आता है। मिंग अपने ही कॉटेज में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उस भिखारी पर यकीन करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसकी बात मानकर वहाँ पर चला जाता हूँ तो क्या होगा? चलो देखते हैं। मिंग अपने कॉटेज से बाहर चला जाता है। वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वो भिखारी मिलता है। वो कहता है, तो तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। भिखारी आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग उसे कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? भिखारी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कितनी देर से बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुँचते हैं और उसके टॉप के ऊपर चले जाते हैं। भिखारी उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। मिंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। भिखारी उसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन थी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मेरी किस्मत का हाल भी बताने वाले हो, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी ये वाली जो बॉडी है ये इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और साथ ही वो अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके माथे की तरफ अपने हाथों को करता है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। जैसे वो मिंग के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, मिंग की बॉडी वहीं पर हैंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो बूढ़ा भिखारी आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। असल में ये बूढ़ा भिखारी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। भिखारी हंसते हुए मिंग से कहता है, अब जबकि तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। भिखारी उसे कहता है, पहले मैं एक जनरल हुआ करता था रोजफिंच कंट्री का, लेकिन बहुत सारे बुरे लोगों के चलते उन सब लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं सिर्फ अकेला ही बचा। मैं उन सारे लोगों के हाथों से वहाँ से तो बचकर आ गया। मैं काफी अरसा तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे एक स्क्रॉल मिला जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी जिससे मैं अपनी बॉडी को रीइंकारनेट कर सकता हूँ, वो भी किसी की बॉडी में भी। मैंने उस टेक्निक को यूज करते हुए हीवनली अर्थ के एक इनर डिसाइपल की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा। 30 साल के इस अरसा में मैं हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट अकेडमी का मैनेजमेंट का हेड बन गया। लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बहुत सारे राज और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया। जब मैं उन चीजों को चोरी करके वहाँ से भाग रहा था, वहाँ के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने उन सब से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उन सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वहाँ से भागते हुए रास्ते में मुझे एक भिखारी की बॉडी नजर आई जो कि मरने की स्टेज पर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रीइंकारनेट कर लिया और उसी भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मुझे कोई अच्छी बॉडी मिलेगी। और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मेरी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, मैं तो की को भी गैदर नहीं कर सकता। भिखारी उसे कहता है, इसे बार बार अपनी बॉडी कहना बंद करो, अब ये बॉडी मेरी होने वाली है और वो भी बहुत जल्दी। और साथ ही वो अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है, इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है जिसको ब्लेसिंग पिल कहते हैं। उस स्पेशल पिल को खाने से हम लोग अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी मेरिडियंस फिर से रन हो जाएंगी। ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार मैंने तुम्हारी बॉडी में आने के बाद इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी साबित होगी और अगले कई सालों तक मुझे नई बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन एक ना एक दिन तुमने जो कुछ भी किया है इस सब का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा? इस कंट्री में वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। वीक को हमेशा कचरा और लूजर समझा जाता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। भिखारी उस पिल को अपने हाथ पर निकालता और कहता है, तुम इस पिल को डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते। मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रखना होगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं। मिंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे दिल के अंदर एक पिल रखने की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी को ओपन करने के बाद मेरे दिल के अंदर पिल रखने से मैं बच जाऊंगा? मुझे अभी छोड़ दो वरना तुम सीधे जहन्नुम में जाओगे। तुम बहुत ही बुरे और ईवल हो। मिंग क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, वो भिखारी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ लगाता है। जैसे वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है, वहाँ पर एक जबरदस्त की पावर निकलती है और इसी वक्त मिंग के हार्ट के अंदर दिखाते हैं। वो पिल उसके हार्ट के अंदर चली जाती है। वो स्पेशल पिल जिसका नाम
ब्लेसिंग पिल है उसके अंदर बहुत सारे डेवल्स की आत्माएं हैं। वो सारी आत्माएं भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। भिखारी की उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट करने के बाद मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है मेरा पहले वाला स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। भिखारी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है चलो फिर करते हैं, और साथ ही भिखारी की बॉडी नीचे गिर जाती है। यानी कि भिखारी की सोल जो होती है वो मिंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है। मिंग कहो या फिर भिखारी कहो, वो अपनी आंखें खोलता है। भिखारी अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये वाली बॉडी तो उस भिखारी की बॉडी से बहुत ज्यादा अच्छी है। भिखारी आगे बढ़ता है और उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से कुछ चीज निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है। वो कहता है लगता है कि इस लड़के का रिजॉल्व बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको शॉर्ट टाइम में इसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसकी सोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग कहता है मेरे पास बहुत सारा टाइम होने वाला है, सबसे पहले मुझे अपने इस गोल्डन ट्रेजर को अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वो उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से एक गोल्डन क्लोक को निकालता है और कहता है ये वो स्पेशल खजाना है जो मैं चोरी करके लाया हूँ। वो उस क्लोक को अपने हाथ के ऊपर रखता है और साथ ही उस क्लोक के ऊपर अपना ब्लड डालता है ताकि वो उसको अपना मास्टर मान ले। और साथ ही वो भिखारी उस क्लोक को पहन लेता है। उसका नाम डिवाइन गोल्डन क्लोक होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भिखारी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक डिवाइन वेपन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। भिखारी कहता है मैंने 30 साल अपने जाया किए हैं सिर्फ इस चीज को चोरी करने के लिए, आज फाइनली मैंने इस चीज को पहन लिया है। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे बंदे की आवाज आती है जो कि एक फेरी होती है जो इस डिवाइन वेपन की गार्डियन है। और वो कह रही होती है कि ब्लड सैक्रिफाइस बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमारे इस डिवाइन क्लोक को उसका नया मास्टर मिल चुका है। भिखारी उसे कहता है आज ये आवाज किसकी है, क्या तुम इस क्लोक की फेरी गाइड हो? लेकिन वो फेरी गाइड कहती है मास्टर मिंग की बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सोल है, इसे अभी अभी डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये मास्टर मिंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। भिखारी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, मैंने तुम्हें पहना है तो मास्टर तुम्हारा मैं हूँ, मिंग नहीं। वो फेरी गाइड उसे कहती है लेकिन इस क्लोक के ऊपर जिसने अपना ब्लड डाला है मेरा मास्टर वो है, यानी कि मेरा मास्टर मिंग है, तुम नहीं। भिखारी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मुझे 30 साल लगे हैं इस क्लोक को चोरी करने में, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकती। और साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो फेरी गाइड उस भिखारी की सोल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वो भिखारी जहाँ पर मर जाता है। भिखारी की सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग को होश आती है। मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है इस भिखारी ने तो मेरी बॉडी ले ली थी, लेकिन मैं फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैसे हूँ, ये कैसे हो सकता है? मिंग को उसी फेरी गाइड की आवाज आती है। वो उसे कहती है मास्टर। मिंग उसे कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझे मास्टर कह रहा है? इसी वक्त बिमिंग के सामने एक छोटी सी फेरी आती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ और मेरा नाम बिमिंग है। बिमिंग उसे कहती है जितने भी इस तरह के डिवाइन वेपन्स हैं उन सभी के साथ इस तरह की एक फेरी गाइड होती है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ। मिंग उससे पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि वो बुरा आदमी कहाँ पर चला गया जिसने मेरी बॉडी ले ली थी? बिमिंग उसे कहती है उसकी सोल को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हालांकि उसने इस डिवाइन क्लोक को आपकी बॉडी के साथ अटैच किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्पिरिट हो सकती है जो कि उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिंग अपने उस डिवाइन क्लोक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मेरे हाथ में एक हीवनली ट्रेजर लग गया है, क्या मैं इसे वाकई में रख सकता हूँ, क्या मैं इसका मास्टर हूँ? बिमिंग उसे इस गोल्डन क्लोक के बारे में बताती है कि इस गोल्डन क्लोक को हमारे पैट्रियार्च ने बनाया है जिसको स्काई रोमर भी कहते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस क्लोक को वक्त की शुरुआत से पहले बनाया गया था जब इंसानों को भी बनाया भी नहीं गया था। जब वो इस क्लोक को बना रहा था तो उसने मार्शल आर्ट्स के डीएटी यानी मार्शल आर्ट्स के गॉड की कोर को इसमें यूज किया था और इसके अलावा उसने इस क्लोक को बनाने में बहुत कुछ डाला था। ये सब कुछ डाल लेने के बाद वो 3 बड़ी दुनियाओं में गया जहाँ से उसने 49 किस्म के अलग अलग सब्सटेंसेस को ढूंढा और वो सारी चीजें ही डिवाइन वेपन्स थे, उन सब को भी उसने इस क्लोक के अंदर शामिल कर दिया। उसे इस क्लोक को बनाने में पूरे 3000 साल का अरसा लगा। मिंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब ये डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है और ये फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बिमिंग उसे कहती है हाँ मास्टर, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये एक डिवाइन वेपन है और जिसके पास भी ये होगा वो फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करेगा क्योंकि इसके अंदर विस्प ऑफ डेस्टिनी है और मार्शल आर्ट्स के गॉड का कोर भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले उस बैगर ने तुम्हें एक ब्लेसिंग पिल खिलाई थी जिसकी वजह से तुम अपनी की गैदरिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी और इसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मैं इस भिखारी के हाथों से मरने वाला हूँ और मेरी बॉडी वो भिखारी ले लेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई। मेरे हाथ में एक डिवाइन वेपन लग गया है और साथ ही मुझे एक ब्लेसिंग पिल भी मिल गई है।
बिमिंग उसे कहती है मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, इस भिखारी की बॉडी में इसके कपड़ों के अंदर एक और स्पेशल चीज है। इसके पास एक स्क्रोल है जिसका नाम स्काई रोमिंग सूत्रा है। उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है जिनको तुम कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उसके कपड़ों के अंदर से उस स्क्रोल को निकाल लेता है। बिमिंग उसे कहती है इसके अंदर डिवाइन लेवल का एक सूत्रा है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है, तुम इनको कल्टीवेट कर सकते हो। ये सिर्फ हीवनली अर्थ के क्वालिफाइड बंदे को ही दिया जाता है। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो डिवाइन लेवल का सूत्रा है, अगर मैं इसको बेचता भी हूँ फिर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी जी फैमिली के पास जो फायर और वाटर वाले सूत्रा है वो इतने ज्यादा खास नहीं है, ये वाला तो उनके सामने बहुत ही बड़ी तबाही है। बिमिंग उसे कहती है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन को तो पहले से ब्लॉक कर दिया गया है, तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंग आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है बिमिंग क्या तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना बंद करोगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ? तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज्यादा रुला दिया है। बिमिंग उसे कहती है मैं सिर्फ एक स्पिरिट गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशन या फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मिंग कहता है अगर मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चलो फिर ठीक है, मैं इसको बाजार में जाकर बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारी कटी हुई मेरिडियंस को फिर से ठीक कर सकती हूँ। तुम की को गैदर कर सकते हो और साथ ही ठंडे पानी में बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी को जितना भी नुकसान पहुंचा है मैं उस सबको भी हील कर सकती हूँ। बिमिंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी बातें तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा रोना पड़ा, और ऊपर से बार बार मुझे मास्टर कहना बंद करो। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती, तुम मुझे मिंग कहा करो। बिमिंग उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को उसके नाम से कैसे पुकारते हैं। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम आगे से यही बहाना बनाओगी, चलो फिर ठीक है जो मर्जी करती रहो। मिंग उसे कहता है चलो छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से मेरी मेरिडियंस को फिक्स कर दो ताकि मैं की को गैदर कर सकूं। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बिमिंग उसे कहती है यहाँ पर नीचे लेट जाओ। मिंग वहीं पर जमीन के ऊपर लेट जाता है। बिमिंग उसे कहती है तुम बस रिलैक्स करो, बाकी का सारा काम मेरा है, और साथ ही वो उसके माथे के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम अपनी तशरीफ को मेरे चेहरे के ऊपर से हटाओगी? बिमिंग उसे कहती है लेकिन क्यों? मिंग उसे कहता है कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई दूसरा अपनी तशरीफ को उठाकर उसके चेहरे पर रख दे। बिमिंग उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। मिंग हार मान लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है जहाँ मर्जी बैठ जाओ। फिर वो उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, और साथ ही मिंग के हार्ट की तरफ दिखाते हैं। उसके हार्ट के अंदर जो पिल होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके हार्ट के अंदर उस पिल की वजह से जितने भी डेविल्स की आत्माएं हैं वो सारी भी दिखाई जाती हैं, जो कि पहले उसके दिल को ब्लॉक करके खड़ी थी, अब वो सारी साइड पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। मिंग कहता है मुझे फाइनली फिर से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मेरिडियंस फिर से ठीक हो चुकी हैं, मेरी बॉडी के अंदर की कल्टीवेट हो रही है। की कल्टीवेशन दोबारा मिलने के बाद मिंग कहता है फादर मदर अब मैं कोई कचरा नहीं रहा, मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गई है। अब दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मैं उन लोगों को जरूर मार डालूंगा जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था। मैं एक एक करके उन सब से बदला लूंगा जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है या जो लोग भी मेरे पेरेंट्स की मौत में शामिल थे। और यहीं पर हमारी रिवेंज सीकर की एपिसोड 1 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके आपने जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।